आइए मिलते हैं शर्मा परिवार से, जो कि एक जॉइंट फैमिली थी, जहां हर कोई मिलजुल कर प्यार से साथ में रहा करता। अरे, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? हर रोज तो 8 बजे खाना टेबल पर लग जाता था। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप तो जानते हैं ना कि मालती बहू को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं। आज पहली बार वो हमारे लिए खाना बना रही है। अरे, मैं तो भूल ही गया था। मुझे लगा कि आज हमारी बहू वंदना ही खाना बना रही होगी, लेकिन इस उम्र में याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा। तभी वंदना अपनी नई नवेली बहू काजल के साथ आती है और कहती है, नहीं ससुर जी, आज तो मैंने रसोई में एक कदम भी नहीं रखा। इसी ने सब कुछ अकेले खुद संभाल लिया है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने इसे। काजल ने अब सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तभी उसका पति दिनेश भी आकर खाना खाने के लिए बैठ गया। अब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था और दिनेश ने खाना देखकर कहा, काजल, तुम सारा खाना ले आई हो या कुछ भूल रही हो? नहीं दिनेश जी, सब कुछ तो रखा है। राजमा है, चावल है, सलाद है, रायता है। मैं तो कुछ भी लाना नहीं भूली हूँ। पर इसमें रोटी कहाँ है? मैं राजमा की सब्जी किसके साथ खाऊंगा? आप भी अजीब मजाक करते हैं। चावल रखे तो हैं, चावल के साथ खाएंगे। आपकी मजाक करने की आदत भी ना। नहीं काजल बेटा, वो मजाक नहीं कर रहा। अरे, हमारे घर में राजमा के साथ रोटी ही खाते हैं। दादाजी माफ करना, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अगली बार मैं राजमा के साथ रोटी बना दूंगी। अगली बार बना दूंगी मतलब आज क्या हमारा परिवार भूखा रह जाएगा? बेटा अब जल्दी से जा और तुरंत ही आटा तैयार करके रोटी बना कर ला। काजल नई नई शादी करके इस घर में आई थी। उसे इस घर में आए 3 ही दिन हुए थे। वो रसोई में जाती है और रोटी बनाते हुए कहती है, ये क्या मुसीबत है? मेरा मैनीक्योर भी खराब हो गया रोटी बना बना कर। अब काजल ने उदास मन के साथ सब लोगों को रोटियां बनाकर दे दी। जहां काजल अकेले ही राजमा चावल खा रही थी, वहीं उसका पूरा परिवार रोटियां खा रहा था। अगली सुबह जैसे ही नाश्ता बनाने के बाद काजल दोपहर का खाना बनाने गई। मैंने तो पूरे परिवार के लिए चावल बनाए थे और मैंने खुद थोड़ी सी चावल खाए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। पर अब सवाल ये है कि अब मैं इतने सारे चावलों का क्या करूं? इन्हें बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। काजल ये सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी। तभी बाहर जोर से बादल गरजने लगते हैं और उसे एक अच्छा आइडिया आता है। अभी तो खाने में समय है। सबसे पहले सब लोगों के लिए चाय पकौड़े बना देती हूँ, फिर कढ़ी बना दूंगी और कढ़ी में वो पकौड़े डाल दूंगी। कढ़ी के साथ तो हर कोई चावल खा ही लेता है। अब सच में बारिश शुरू हो जाती है। काजल सब लोगों के लिए पकौड़े बनाकर तैयार कर देती है। सब लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हैं। थोड़ी ही देर में काजल कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर देती है। ये देख उसकी सास ने मुंह बनाते हुए कहा, काजल, ये सब क्या है? तुम्हें एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, हमारा परिवार कढ़ी के साथ भी चावल नहीं खाता है। माँ जी, ये आप कैसे बातें कर रही हैं? कढ़ी के साथ तो रोटी अच्छी भी नहीं लगती है। कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार खाकर देखिए। मैंने इसमें लाल मिर्च और राई का तड़का भी लगाया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन हमारे यहाँ ना ही राजमा के साथ चावल खाए जाते हैं और ना ही कढ़ी के साथ। अरे, इतनी बात करोगी तो मेरी भूख ही मर जाएगी काजल बेटा। जल्दी से रसोई में जाओ और मेरे लिए पतले पतले फुलके बना लाओ। और हाँ, कढ़ी को भी गरम कर देना। काजल मुंह बनाकर रसोई में जाती है और उसके बाद सब लोगों के लिए रोटियां बनाकर तैयार करती है और कढ़ी के साथ परोस देती है। उसके बाद खुद कढ़ी के साथ चावल खाते हुए अपने कमरे में खुद से कहती है, ना जाने इन लोगों को चावल से क्या दिक्कत है। ना कढ़ी के साथ खाते हैं ना राजमा के साथ। अब मैं चावल बनाऊंगी ही नहीं। काजल परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो खाने में दाल बना देती है और उसने पहले ही बहुत सारी रोटियां बनाकर टेबल पर सजा दी और मन में कहा, अब कमी निकाल कर दिखाओ और रसोई में भेज कर दिखाओ मुझे। इस बार मैंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। जितनी रोटी खानी है उतनी खाओ। अगर बच गई तो गाय को खिला दूंगी, लेकिन रसोई में नहीं जाऊंगी। काजल ये बोल रही थी कि तभी दादाजी दाल का कटोरा देख कर कहते हैं, ये क्या है काजल बिटिया? दाल तो बना दी, लेकिन चावल कहाँ है? हाँ काजल, ये तो बेसिक सी बात है।
दाल के साथ बंदा चावल ही खाएगा ना। काजल का पारा बहुत हाई हो जाता है और वो अपने मन में एक बम ब्लास्ट करते हुए कहती है, अजीब पागल परिवार मिला है मुझे। इन लोगों को ये अच्छे से पता है कि दाल के साथ चावल खाए जाते हैं, पर ये नहीं पता कि राजमा के साथ भी चावल खाते हैं और कढ़ी के साथ भी चावल खाते हैं। कोई बात नहीं काजल बहू, तुम नई हो, धीरे धीरे समझ जाओगी कि किस चीज के साथ क्या खाया जाता है। चलो अब ज्यादा देर मत लगाओ और कुकर में जल्दी से चावल पका लो। काजल को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो तुरंत ही 2 सीटी लगाकर चावल तैयार कर देती है। पूरा परिवार दाल चावल खाता है और बहुत सारी रोटियां बच जाती है। अगली सुबह जब काजल ने रसोई में इतनी सारी बची हुई रोटियां देखी तो खुद से कहा, लगता है आज तो गाय माता की पार्टी होने वाली है, इतनी सारी रोटियां खाने को मिलेगी, क्योंकि बासी रोटी तो मैं अपने ससुराल वालों को खिला भी नहीं सकती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब काजल अपने ससुराल वालों की हरकतों से परेशान हो गई थी। उसे जिस सब्जी के साथ चावल खाने होते, उसके ससुराल वाले चावल बनाने ही नहीं देते। अब काजल यही सब सोचकर परेशान हो रही थी। उसने अपनी दोस्त निधि को कॉल किया और उसे सारी बात बताई, जिस पर निधि ने कहा, काजल तो इतनी सी बात को लेकर ज्यादा परेशान कैसे हो सकती है? इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तेरी परेशानी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कोई तरीका है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं तो अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं। इसके बाद निधि काजल को एक तरकीब बताती है। अगले दिन काजल के ससुराल में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। काजल ने रात को ही छोले बनाकर रख दिए, लेकिन ना ही रोटी तैयार की और ना ही चावल या कोई और चीज। उसके बाद वो बिस्तर पकड़कर लेट गई। तभी वंदना उसके कमरे में आई और कहने लगी, काजल बहू तू जानती है ना घर में रिश्तेदार आए हैं, लेकिन तूने अभी तक रोटी नहीं बनाई। उन लोगों को हम क्या खिलाएंगे? माँ जी, मौसम बहुत बदल रहा है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। माँ जी आप ही रोटियां बना दीजिए, मेरे लिए भी 2-4 रोटियां कमरे में ही ले आना। अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं कुछ देखती हूँ। अब वंदना काजल के कमरे से बाहर आती है और अपने मन में कहती है, अरे बाप रे बाप, बहू तो बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़कर लेट गई। अब इतने सारे लोगों के लिए मुझे रोटी बनानी होगी, क्योंकि छोले की सब्जी के साथ तो कोई चावल नहीं खाएगा। एक काम करती हूँ, मैं भी बिस्तर पकड़ लेती हूँ। अब वंदना ने भी यही किया। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी उसके कमरे में उसकी सास आई और कहने लगी, अरे वंदना बहू, मैंने सुना है काजल बहू की तबीयत खराब है, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, रोटियां कौन बनाएगा? तू ही बना दे। माँ जी मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं रोटियां कैसे बना पाऊंगी? मौसम बदल रहा है, रात को थोड़ी ठीक थी, अब ज्यादा खराब हो गई। आप ही बना दीजिए और मेरे लिए भी 2-4 रोटियां बनाकर कमरे में ही भिजवा देना। अब दादी जी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो समझ गई थी कि उन्हें अब जाकर रसोई में रोटियां बनानी पड़ेगी। वो भी अब बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लेती है। सारे रिश्तेदार अब कुर्सियों पर खाने के लिए बैठ गए। तभी दिनेश और दादाजी काजल के कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो पहले से वंदना और दादी जी के कमरे से आ गए थे। दिनेश ने कहा, काजल बाहर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार? एक ही तरीका हो सकता है दिनेश जी, अगर मैं चावल बना दूं तो सब ठीक हो जाएगा। उसमें मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि रोटियां तो मुझसे नहीं बन पाएगी। एक काम कर, तू चावल ही बना दे। वैसे भी भूख बहुत लगी है और रिश्तेदारों को भी भूखा नहीं भेज सकते। काजल थोड़ा नाटक करते हुए उठती है और उसने तुरंत ही चावल बनाकर सबको परोस दिए। परिवार साथ में बैठकर छोले के साथ चावल खाता है और दादाजी कहते हैं, वैसे बहू, छोले के साथ चावल इतने भी बुरे नहीं लगते जितने मैंने सोचा था। ऐसा कर, कल कढ़ी के साथ भी मुझे चावल परोस देना। और मुझे भी राजमा के साथ चावल बनाकर खिलाना। अरे हमारे ऑफिस के बाहर एक ठेला लगता है राजमा चावल वाला, और उस पे पता है कितनी भीड़ होती है? मैंने कभी खाकर नहीं देखे, इसलिए तुम मुझे खिलाना। ये बात सुनकर काजल मुस्कुरा जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त की दी हुई राय काम कर गई। अब उसके ससुराल वाले पटरी पर आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि कभी कभी चावल खाना भी अच्छा होता है। सुबह सुबह रोहन अपने बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच रोहन का फोन बजने लगता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति यहाँ पर आती है, और जैसे ही ज्योति रोहन का फोन उठाती है तो देखते हैं कि रोहन ने फोन आने वाले नंबर को मोटी के नाम से सेव कर रखा था। आखिर है कौन ये जिसका नंबर इन्होंने बड़े प्यार से मुटकी नाम से सेव किया है?
जरूर ये कोई मेरी सौतन होगी। मुझे कैसे भी करके पता तो लगाना ही होगा कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। काफी दिनों से नोटिस भी कर रही हूँ मैं कि काफी बदले बदले भी लग रहे हैं। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति गुस्से में बड़बड़ा रही थी और वो देखती है कि रोहन के फोन पर फिर से एक कॉल आता है, जो कि इस बार पतली नाम से था। हे भगवान, इसका मतलब मेरी एक नहीं बल्कि दो सौतन है, एक मोटी और एक पतली। अरे इनके अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुलेआम आशिकी चल रही है इनकी। शादीशुदा होने के बावजूद इन्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। ज्योति खुद से बात ही कर रही थी कि तभी रोहन बाहर आता है और वो ज्योति के हाथ से फोन छीन लेता है। ओ जग्गा जासूस, क्या कर रही हो? किचन में जाके काम करो। और मेरे फोन में ताक झांक करने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? एक मिनट, मैं कोई पड़ोसन नहीं हूँ आपकी जो मुझे फोन में ताक झांक करने से रोकोगे आप। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। और दूसरी बात ये कि ये मुटकी और पतली कौन है जिसका बार बार फोन आ रहा है आपके पास? देखो तुम ना हर चीज में ना घुसने की कोशिश मत किया करो और अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम है घर का काम करना, माँ की सेवा करना, मेरी सेवा करना, तो वो करो। ये फालतू की चीजें ना छोड़ दो। अच्छा जी, तो ऐसे नहीं मानोगे आप। रुक जाओ, आने दो माँ जी को। अब मैं उन्हें आपकी सारी बातें बताऊंगी। अब वही आपकी खबर लेंगे अच्छे से। इस तरह ज्योति गुस्से में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ज्योति की सास कुंती भी मंदिर से घर वापस आती है। सास को देखते ही वो अपनी सास के पास जाती है और उनको पकड़कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? सासू माँ, आप ही बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हे भगवान, अरे दिन रात आप लोगों की सेवा करती रहती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ, उसके बाद मुझे मिला भी तो क्या मिला, सौतन, वो भी दो। बहू, ये फिल्मी डायलॉग माना बंद कर दे और मुद्दे पे आ कि बात क्या है आखिर? क्यों परेशान है तू? सासू माँ, आप मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछिए जाकर। आखिर किसका फोन आ रहा था उनके फोन में बार बार, और इन्होंने इतने प्यार से मुटकी और पतली नाम दे रखा है। आखिर ये कौन है दोनों? मुझे आज जानना है। अरे बहू, रोहन बाहर जाता है और आजकल के टाइम पे लड़के लड़कियां सब साथ में ही बैठ के खाना पीना करते हैं। अरे होगी कोई ऑफिस की दोस्त, इतना क्या सोचना इसमें। वाह वाह सासू माँ, कितने आराम से बोल रही हो कि बहू कोई लड़की होगी। अगर यही सब आपके पति ने आपके साथ किया होता तब आप क्या करती? अरे मेरा पति ऐसा करता ना, मैं तो उसकी जान ले लेती, उसे मैं जिंदा जला देती। अच्छा, अपने टाइम पर उसको जान से मार देती और मेरे टाइम पे कुछ नहीं। वाह वाह सासू माँ। सासू माँ, अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना तो याद रखना, इस घर को मैं आग लगा दूंगी या खुद को आग लगा दूंगी। और मरूंगी भी ना तो आपको लेके मरूंगी माँ जी, क्योंकि आपको अपनी बेटी की तो गलती दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं बहू, तू शांत हो जाना। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है और जरूरी नहीं है कि उसका चक्कर ही चल रहा हो सकता है उसके ऑफिस के कोई दोस्त हो। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थी। ये देखकर रोहन उन दोनों को टोकना जरूरी नहीं समझता और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर ज्योति के दिमाग में बार बार यही सब कुछ चल रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को ज्योति अपने पति को कॉल करती है, लेकिन इस बार रोहन का फोन कोई लड़की उठाती है और उससे बोलती है। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हाँ जी, कौन की बच्ची? मैंने जिसको फोन किया है ना, मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का फोन उठाने की? अरे बाबा, शांत हो जाओ। रोहन कैबिन में नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। अभी वो वॉशरूम में गया है और फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा था और मैंने उठा लिया। ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पति का फोन उठाया ना तो वहीं ऑफिस में घुस के मारूंगी तुझे। अब फोन को पकड़ के क्या बैठी है? रख फोन, बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ज्योति उस लड़की को उल्टा सीधा बोलकर फोन रख देती है और थोड़ी देर बाद रोहन ज्योति को कॉल करता है और उससे बोलता है। ज्योति, एक बात बताओ, हर इंसान के अंदर एक तमीज नाम की चीज होती है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर है नहीं। अगर भगवान ने मुंह दिया है ना तो मुंह उठा के ना किसी को भी ना कुछ मत बोला करो, समझी? कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि है कौन। देखो, मेरे से बेकार में उन लड़कियों के लिए लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो आप। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी एक बात ध्यान से सुनो, कुछ दोस्त आ रहे मेरे खाने पर, तो खाना अच्छा अच्छा बना के रखना। कुछ लोग क्या होता है,
साफ साफ बोलो ना, कितने लोग आ रहे हैं ये बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊं। यार भड़क क्यों रही हो? 2 आएंगे, और हाँ, खाना अच्छा और टेस्टी बनाना। वो सब तो ठीक है, पर कल क्या है, तुम्हें कुछ याद भी है? अच्छा कल मेरे हिसाब से तो फ्राइडे है। अब इसमें क्या याद करना है? अच्छा मेरे पास ना बहुत सारे काम है यार, ये सब छोड़ो, मैं थोड़ी देर में उनको लेकर आ जाऊंगा, तो खाना जल्दी से बना लो। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो बेचारी किचन में जाकर डिनर बनाना शुरू करती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहन अपने घर पर 2 लड़कियों को लेकर आता है, जिनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दूसरी लड़की काफी ज्यादा पतली थी। मोटी लड़की का नाम मोनिका था और पतली लड़की का नाम पारुल था। ज्योति मोटी और पतली लड़कियों को रोहन के साथ देखकर हैरान हो जाती है और ये देखकर उसके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। अच्छा, तो ये दोनों वही कर्मचारी हैं जिन्होंने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। अरे इन कलमुही को क्या लगता है कि मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगी? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज तो मैं इन दोनों कलमुही की अच्छे से खबर लूंगी। मेरी सौतन बनने का बड़ा शौक है ना इनको। अब इनको अच्छे से पता चलेगा कि सौतन बनने का नतीजा क्या होता है। ज्योति गुस्से में उन दोनों लड़कियों के लिए अलग से एक बर्तन में खाना रखती है और उस खाने में वो खूब सारा नमक मिर्च मिला देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सबको खाना देती है। जैसे ही पारुल और मोनिका खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो उनके कान से धुएं निकलने लगते हैं। रोहन पानी लेके आओ, बहुत मिर्च लग रही है, इतना स्पाइसी बना दिया इसको। अगर इतना तीखा खाना खाएंगे ना हम, तो सच में मर ही जाएंगे। अगर ऐसा खाना खाने के लिए हमें इनवाइट किया है ना, तो सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। मोनिका के इतना बोलते ही रोहन भी खाना चेक करता है, लेकिन रोहन का खाना तो बिल्कुल नॉर्मल था और काफी ज्यादा टेस्टी भी था। ये देखकर रोहन मोनिका से कहता है, पर मोनिका तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा तीखा क्यों लग रहा है? खाना तो बहुत सादा है। रोहन एक बार तुम मेरे प्लेट में से खा के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना तीखा बना है ये। और जैसे ही वो खाना खाता है उसके भी धुएं निकल जाते हैं और ये देखकर वो ज्योति पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, ज्योति क्या है ये सब? अरे मेरा खाना सादा है और इन लोगों का खाना मिर्ची वाला। तुमने जानबूझ के किया नहीं ये सब? हाँ, मैंने जानबूझकर खाना तीखा बनाया है। और ये वही लड़कियां हैं ना जिनसे आप रोज फोन पर बातचीत करते हो, और वो भी बड़े ही प्यार से इनका नंबर मुटकी और पतली के नाम से सेव भी कर रखा है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को कि ये आपको अपने वश में करना चाहती हैं और तो और मेरी सौतन बनना चाहती हैं। इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब किया है ताकि ये फिर से दोबारा मेरे घर में ना आ जाएं। यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। तुम मेरी पत्नी हो यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है। एक लड़का एक लड़की का भाई भी तो हो सकता है, दोस्त भी तो हो सकता है। हाँ, प्रेमी ही हो ये जरूरी है क्या? और तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इन लोगों ने कहा था भाभी से मिलवाओ। भाभी का मतलब जानते हो क्या होता है? भाभी का मतलब होता है भाई की पत्नी। भाई कौन हुआ फिर? मैं ही हुआ ना। कितना अच्छा हम लोगों ने सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे, 12 बजे केक काटेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? सब चीज पे ऐसी की तैसी कर दी। हाँ भाभी, आप गलत मत समझिए, रोहन को हम भाई मानते हैं। भाभी, हम आपकी सौतन नहीं बल्कि हम आपकी ननद हैं। और दूसरी बात, दिखने में मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, इसलिए रोहन मुझे प्यार से मोटकी बुलाता है। और इसको तो आप देख ही रही हो, हड्डी जैसी दिखती है, इसलिए इसको पतली बुलाता है। और हमारा नाम भी इसी से सेव किया है। भाभी, किसी भी रिश्ते में ना भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। भाभी, अगर किसी भी रिश्ते में भरोसा ना हो ना, तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी रिएक्शन देना चाहिए किसी चीज पे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब भूलकर हम केक काटते हैं। आज का दिन खराब क्यों करें हम? ज्योति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत ही पारुल और मोनिका से माफी मांगती है और सारे गिले शिकवे भूलकर ज्योति के साथ वो केक कट करते हैं। और ज्योति उसी रात को दोनों के लिए फिर से बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिनर बनाती है और उन्हें खिलाती है। छोटी उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने के कारण स्मिता का परिवार बिल्कुल अकेला हो गया था। गरीबी के कारण उनकी हालात बहुत खराब हो गई थी। उनकी ये हालत देख स्मिता के मामा सुरेश, उसके साथ उसकी माँ अंजना और भाई राजू को अपने घर रहने के लिए ले आए थे। ये बात उसकी मामी को बहुत खटकती थी। मामा का परिवार भी कुछ ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन मामा की मेहरबानी के कारण 2 वक्त की रोटी और सर पर एक छत जरूर थी। एक रोज रात के समय
बर्तन धोते हुए अंजना की नजर पतीले में थोड़े से बचे हुए दूध पर जाती है तो वो उसे ग्लास में डालकर अपने बेटे राजू को पीने के लिए दे ही रही होती है कि तभी वहाँ स्मिता की मामी कामनी आकर कहती है, वाह वाह वाह, चोरी छिपे अपने बेटे की सेहत बना रही हो। भाभी, वो थोड़ा सा दूध बचा था ना, इसलिए राजू को दे रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई के घर में तुम माँ बेटी और ये छुटकू मुफ्त की रोटियां तोड़ो, मुफ्त का मलाई वाला दूध गटको, और मैं और मेरे बच्चे हाथ पर हाथ रखे देखते रहे। मामी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमेशा हमें सुनाती ही रहती हैं। माँ आपसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कुछ भी बोलेंगी। देखो तो कितनी जुबान चलती है इस लड़की की। अरे अगर तेरे मामा तुम लोगों को सहारा नहीं देते ना तो गरीबी में अब तक प्राण निकल गए होते। अब तक तुम तीनों और अंजना, तुम भी सुन लो, कोई चीज बच जाए तो उसे अपने बच्चों को खिलाने की जगह फ्रिज में डालना, क्योंकि मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ। इतना कहकर कामनी वो दूध का गिलास लेकर वहाँ से चली जाती है। स्मिता को अपनी मामी की बातें बिल्कुल भी नहीं भाती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती थी। समय बीतता है। एक रोज कॉलेज जाते समय स्मिता अपने मामा से आगे की पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे मांगती है, तो इससे पहले कि उसके मामा कुछ कहते उसकी मामी कामिनी बोल पड़ती है, अरे तेरे और तेरे परिवार का खाने पीने का खर्चा उठा रही है, वो कम है जो अब तेरी पढ़ाई के लिए भी लाखों खर्च करे। देख, आगे पढ़ना है तो अपने दम पर पढ़। मैं बोलती हूँ पढ़ने की जरूरत ही क्या है, अब शादी कर और अपने ससुराल जा। क्यों अंजना? जैसा आप कहे भाभी, आप बड़ी हैं, आप जो फैसला लेंगी इसके लिए ठीक ही होगा। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और जितना खर्चा आप शादी में करेंगे उतना मेरी पढ़ाई में लगा देंगे तो शायद मैं ज्यादा खुश रहूंगी। स्मिता, बड़ू से ऐसे बात नहीं करते, भाभी तो कह रही है। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए। अपनी माँ को ही अपना पक्ष ना लेते हुए देखकर स्मिता को बहुत दुख होता है और वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल जाती है और अपनी सारी परेशानी अपनी दोस्त रेचल को बताती है। तो रेचल उसे कहती है, यार तेरा परिवार तेरे मामा पर बोझ ना बन जाए, इसीलिए आंटी ने तेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर पैसों की ही बात है तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? इससे तेरी पढ़ाई का खर्चा भी निकलेगा और तू घर में कुछ पैसे भी दे पाएगी। लेकिन रेचल, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और मुझ गरीब को नौकरी कौन देगा? अरे पागल, नौकरी गरीबी अमीरी देखकर नहीं मिलती, तेरे ज्ञान के बलबूते पे मिलेगी ना। और फिर तू तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है, तो बस हिम्मत कर और जॉब के लिए इंटरव्यू दे। शायद तू सही कह रही है, क्या पता नौकरी करने से ही मैं अपने परिवार की हालत को सुधार सकूं। स्मिता अपनी दोस्त के फोन पर ही ऑनलाइन नौकरी के लिए अप्लाई करती है। 2 दिन बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो वो अपनी माँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर एक पुराने से सूट में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है। स्मिता हार नहीं मानती और कुछ और जगह इंटरव्यू देती है, जिसके कारण उसे एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है, जहाँ वो मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर देती है। एक रोज वो ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी अचानक ऑफिस का मैनेजर शुक्ला अपने कार लेकर उसके सामने आ जाता है और कार से बाहर आकर कहता है, स्मिता घर जा रही हो क्या? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं बस से चली जाऊंगी, आप मेरी वजह से लेट हो जाएंगे, लेकिन आपने पूछा उसके लिए थैंक यू। अरे 3 महीने हो चुके तुम्हें नौकरी करते हुए, अब तक तुमने ये नहीं सीखा कि तुम्हें अपने सीनियर को कभी मना नहीं करना चाहिए। चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके सर। स्मिता के मना करने पर भी मैनेजर शुक्ला उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है, साथ ही सीट बेल्ट लगाने की आड़ में उसके बेहद करीब आ जाता है। तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आने लगती है, तो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। गाड़ी में स्मिता चुपचाप बैठी रहती है और कुछ देर में घर पहुंचकर अचानक ही अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ स्मिता, कोई बात है क्या? आ गई नौकरी से महारानी, अभी माँ बेटी बाद में बतियाना, पहले दोनों फटाफट मिलकर खाना तैयार करो। और हाँ अंजना, अपनी कमाऊ बेटी से कह दे, आगे महीने से घर के राशन के पैसे इसी की सैलरी से लूंगी मैं। क्यों मामी, अब धीरे धीरे करके मेरी नौकरी का फायदा भी अभी उठाओगी क्या आप? फिर जुबान जला रही है तू? अरे मेरे घर में पल रहा है तुम्हारा परिवार, भूल गई क्या?
हाँ तो मुफ्त में नहीं रहने दिया आपने, बदले में मेरी माँ को नौकरानी बनाकर उनसे दिन रात काम करवा लिया है आपने। हाँ तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत है तो चली जा मेरे घर से कम 3 लोगों का बोझ तो हटेगा मेरे सर से। हाँ। भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपकी बेटी जैसी है ये, माफ कर दो इसे। अंजना कामनी के आगे हाथ जोड़ने लगती है, जिससे स्मिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कमरे के पास खड़ा उसका मामा सुरेश ये सब देखकर दुखी होता है। तब से स्मिता ठान लेती है कि वो अपने परिवार के लिए किराए का ही सही, लेकिन घर लेगी जहां उसकी माँ को उसकी मामी के ताने ना सुनने पड़े। और ठीक 2 महीने बाद वो कुछ जमा किए हुए पैसों से किराए पर 2 कमरों का एक मकान लेती है, जिसके लिए उसके मामा भी उसकी मदद करते हैं। और अब स्मिता का परिवार उस किराए के मकान में ही रहने लगता है। इस बीच में उसके मैनेजर की बदतमीजियां और बढ़ जाती हैं। एक रोज स्मिता अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही होती है, तभी पीछे से उसे कंधे पर एक हाथ आता तो वो घबराकर खड़ी हो जाती है और देखती है तो वह शुक्ला होता है, जो उसका हाथ पकड़कर कहता है, दूर क्यों जा रही हो स्मिता? देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए सर, मैं यहाँ नौकरी करने आती हूँ और इस तरह की बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। अरे ये नौकरी ना तुम्हें मेरी वजह से मिली है, वरना तुम जैसे गरीब लड़की के ना पुराने सूट देखकर इंटरव्यू पैनल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। मेरे कहने पर वो लोग मान गए। ये कहते हुए वो उसके करीब बढ़ने लगता है तो स्मिता उसे जोर से धक्का देती है, साथ ही जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। ये थप्पड़ तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि एक गरीब नौकरी करने वाली लड़की ने तेरी हरकत के लिए तुझे ये सबक सिखाया, ताकि तू और किसी गरीब का फायदा ना उठा सके। तभी वो अपना पर्स उठाकर उस नौकरी से रिजाइन दे देती है, लेकिन हिम्मत वाली स्मिता इस घटना से निराश न होते हुए दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाती है, क्योंकि अब उसके परिवार उसकी जिम्मेदारी थी। साथ ही उसे अपने भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाना था। समय बीतता है और कई जगह नौकरी करने के लिए अप्लाई करने पर उसे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां वो बस अपने काम से काम करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक रोज जब वो अपने कैबिन में अकेले लंच कर रही होती है, तभी उसी के ऑफिस में काम करने वाला विवेक अपना लंच लेकर वहां आता है और उससे कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठकर लंच कर सकता हूँ? वो मेरे कैबिन में सफाई चल रही है। इट्स ओके, हैव अ सीट। वैसे जितना आप कम बोलती है, ऑफिस में आपका वर्क प्रोग्रेस उतना ही ज्यादा बोलता है। हाँ, वैसे भी इंसान के बोलने से अच्छा है कि उसका काम बोले, ताकि उसके आसपास के लोग उसके बारे में बुरा ना कह सके। इस तरह वो बातें करते हुए अपना लंच करते हैं। समय के साथ उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते स्मिता का प्रमोशन भी हो जाता है। इस तरह वो अपने भाई को भी एक अच्छे कॉलेज में भेजती है, ताकि उसकी तरह उसके भाई को घर की जिम्मेदारियों के चलते कोई नौकरी करने की जरूरत ना पड़े।